सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था, हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस पहले ही साल यानी पहले ही प्लान में क्यों दी थी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स यानी जो बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन न थी या बिल्कुल न के बराबर थी। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो थी वो एक प्रॉब्लम थी। लो प्रोडक्टिविटी भी एक प्रॉब्लम थी। लो प्रोडक्टिविटी यानी क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम थी। ठीक है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कैसी थी, आउटडेटेड थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक जगह काम करने के लिए सिर्फ हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे मान लो 10 लोग और एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ मैंने डिफाइन भी कर दिया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मोर पीपल वर्कड ऑन फार्म्स देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर है ज़मींदार सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी थी कि ज़मींदारी व्यवस्था कितनी ख़राब थी, है ना, कि नीचे पीजेंट्स किसान काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स वगैरह वसूल करना है, फिर ब्रिटिशर्स को देना है, शोषण भी हो रहा है। मतलब सोचिए, एक लोग शोषण कर रहा है, अब तो यहाँ पर थे दो दो। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी, ये भी दिक्कत थी। फूड ग्रेन हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब यहाँ आप ये देखिए कि जहाँ इतने लोग हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, एग्रीकल्चर ही एक्टिविटी कर रही है, फिर भी हमें जो अनाज है वो कहाँ से ख़रीदना पड़ रहा है, अमेरिका से ख़रीदना पड़ रहा है। ठीक है, फिर है 70 to 75% हमारी एग्रीकल्चर में ही पॉपुलेशन इंगेज थी। ठीक है, आप सोचिए उनके पास कोई और काम था ही नहीं। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डाउनफॉल आया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इधर फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, और लास्ट क्या दिक्कत थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ अपने लिए हो सकती है। कहने का मतलब सिर्फ आप इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि आप अपना पेट भर पाओ, और आपके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं है। यानी आपके पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि आप मार्केट में सेल करके अपने पास कुछ रिवेन्यू अर्न कर सकें। ठीक है, कि आप 4 पैसे कमा सकें, ऐसा सब फार्मिंग नहीं हो रही है। बस आप अपने लिए ही निकाल पा रहे हो प्रोड्यूस करके, उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये हमारे एग्रीकल्चर की बेसिकली हालात थे। इसीलिए हमने फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को 1951 से 56 के बीच में हमने प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोगों ने, मैंने बता दिया, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स भी बता दिया आपको। अब पॉलिसीज़ कौन सी आई थी एग्रीकल्चर की, तो इस वाले पार्ट में आई थिंक जितना होगा वैसे तो एग्रीकल्चर ही हो पाएगा, देखते हैं। तो पॉलिसीज़ ले आई थी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए। बेसिकली एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए जो पहली पॉलिसी थी वो थी लैंड रिफॉर्म्स की, और दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। लैंड रिफॉर्म में यानी ज़मीनी सुधार इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, इस लैंड रिफॉर्म जो पॉलिसी थी ये बहुत अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी ये इसका था कि ओनरशिप में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन थी, और बहुत कम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत कम ज़मीन थी। ठीक है, तो ओनरशिप में बदलाव होना चाहिए और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। वही सेम चीज़ हमें भाई अपनी इकोनॉमी को हमें रिवाइव करना था, तो हमारा टारगेट यही तो था कि हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो गलत था ना कि बहुत कम लोगों के हाथ में इतना ज़्यादा आप ज़मीन दे दो, वही लोग अर्न करें, वही उन्हीं का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप किसके पास होगी, इसको बदलना लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी में डिसाइड होता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली हमने अपने जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, भाई हमें फूड ग्रेन क्यों इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, यानी खाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो अनाज, ठीक है, जो हम उगा रहे हैं वो बहुत कम है।
तो जिससे कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें बड़े लेवल पे फूड ग्रेन को, इसीलिए किसका यूज़ करके HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी जो होते हैं सीड्स, यानी जिन सीड नॉर्मल सीड के मुकाबले HYV सीड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वाले होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली उन्हीं सीड्स का यूज़ किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। अब हम देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या था। अब हम दोनों ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में कवर करेंगे दोनों पॉलिसीज़ को। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, सबसे दो चीज़ें थी इसमें, दो पॉलिसीज़ थी। पहला था इंटरमीडिएरीज जो ज़मींदार हैं उनको हटाना है, ठीक है। और दूसरा फिर इसमें जो दिक्कत आई थी, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में जो दिक्कत आई थी वो हमने टैकल की थी दूसरी पॉलिसी जिसे हम लैंड सीलिंग बोलते हैं। ये क्या था हम लोग देखेंगे भी। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था रैशनल लैंड के, जिससे कि जो लैंड का बंटवारा है वो रैशनली हो, जिसको ज़रूरत है भाई उसके पास भी हो, है ना। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है, लेकिन जो उसको सही यूज़ कर सकता है भाई उसके हाथ में भी तो ओनरशिप होनी चाहिए ना। जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का ज़मीन का वो सही होना चाहिए, ठीक है। फार्मिंग स्ट्रक्चर फिर है इसमें है चेंजेस इन, वो मैंने आपको बता दिया कि ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड है उसका हमें सही इस्तेमाल करना है, वो हमने लैंड रिफॉर्म्स में देखा था। एम क्या था, इक्विटी होनी चाहिए। अब आप समझ भी गए होंगे इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है। और हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए। अब हमने जो फर्स्ट पॉलिसीज़ के अंदर अपनाई थी वो थी एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है। यानी जो बीच के ये जो लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, यानी ठीक है, ये जो मीडिएटर बने बैठे हैं इनको हमें हटाना है, ठीक है। एक्चुअल कल्टीवेटर को हमें ओनर बनाना है, ठीक है। यानी जो एक्चुअल व्यक्ति जो है, जो किसी ज़मीन को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, उसको यूज़ करना जानता है, लेकिन ओनरशिप किसी और के हाथ में है। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में कहा गया था कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर होगा, ठीक है, जो एक्चुअल उस चीज़ का ज़मीन का रख रखाव कर रहा होगा, बहुत लंबे समय से उसका यूज़ कर रहा होगा, वो एक्चुअल में ओनर होंगे लैंड के। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसको, एक तो ज़मींदारों को हटाना था, जो बीच के जितने भी ये मीडिएटर्स बने बैठे थे, ठीक है। और ओनरशिप देनी थी एक्चुअल जो टाइलर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं उनको, ठीक। इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना था लैंड ओनरशिप में, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, ठीक है। ये हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ था, ठीक है। अब भाई कोई गवर्नमेंट लेकर आई है कोई पॉलिसी, तो उसका बेनिफिट अगर नहीं हुआ है तो फिर हम क्यों ही उसको आगे कंटिन्यू करें। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ था, ज़मींदारों के हटने से, यानी जो मीडिएटर थे, इंटरमीडिएरीज जो भी आप कहना चाहें, उनके हटने से जो किसान थे वो 200 लाख जो किसान थे, यानी 2 करोड़ जो किसान थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे गवर्नमेंट के, ठीक। और दूसरा क्या हुआ था, फार्मर्स को क्या मिल रहा था, इंसेंटिव्स भी मिले थे, यानी मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है उनको हम इंसेंटिव बोलते हैं। तो फार्मर को वो भी मिले थे, किसकी, जैसे कि, ठीक है, मतलब वो लैंड को इम्प्रूव कर सकें, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकें, तो फार्मर को गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दिए थे, जैसे कि सब्सिडी देना, ठीक, फाइनेंशियल सब्सिडी देना। मान लो वो कोई मशीन खरीद रहे हैं और थोड़ी महंगी पड़ रही है, तो वहाँ पे उनको सब्सिडी देना है, जैसे कि LPG सिलेंडर जो होते हैं उन पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है। अब सब्सिडी का क्या मतलब होता है, देखो, एक तो होता है डिस्काउंट, एक होता है सब्सिडी, इन दोनों में अंतर क्या है। डिस्काउंट में क्या होता है कि मान लो दुकानदार ने कहा कि ठीक है ये 100 रुपये की चीज़ें हम आपको 80 में देंगे, तो ना तो दुकानदार की जेब से गया ही ये 20 रुपये, और ना ही जो ख़रीदार है, कस्टमर है, उसकी जेब से गया। तो ये होता है डिस्काउंट, ये बिज़नेस वगैरह में चलता है, ठीक है। लेकिन सब्सिडी क्या होता है, ये एक फाइनेंशियली हेल्प होती है जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, जैसे किसानों को या अपने जो भी गरीब लोग हैं उनको देती है। इसमें क्या होता है, मान लो सिलेंडर है 1000 रुपये का, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हम सिलेंडर देंगे 600 रुपये में, ठीक। तो जो 400 रुपये हैं वो अब गवर्नमेंट पे करेगी। वहाँ पे तो डिस्काउंट में कोई पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्सिडी में गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये एक फाइनेंशियल हेल्प होती है, ये किसको दी जाती है, फार्मर्स वगैरह जो नहीं भाई अपना अरेंज कर पाते हैं उनको, ठीक है। और दूसरा था, जैसे बेनिफिट क्या था, टैक्स एग्जेम्पशन का। टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स में छूट वगैरह देनी है, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर रिसोर्सेज का यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है, फिर मार्केट भी आपको चाहिए बेचने के लिए, तो टैक्स तो लगता ही है, ठीक है। तो आप अपना बेनिफिट भी गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है जो भी है, तो वहाँ पे आपको छूट मिलेगी, ठीक है। टैक्स नहीं ऐड किया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट भी गवर्नमेंट आपको देगी।
अब है प्रॉब्लम क्या आई। सी जो मान लो ज़मींदार थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे, ज़मींदार अभी तक तो बैठ के मतलब जो भी है वो खा रहे थे, ठीक है। काम कोई कर रहा है, गवर्नमेंट को उसमें से भी दे देना है, ठीक है, जो भी वो सुपीरियर अथॉरिटी है, और अपने पास भी रखना है। मेहनत उनकी कुछ भी नहीं हो रही थी, ना उनकी जेब में से कुछ भी घाटा हो रहा था, ठीक है। तो उनके लिए आप ये समझिए, जो ज़मींदार थे उनके सामने 56 भोग जो होते हैं उनकी थाली रखी हुई थी, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो सब कुछ उनके ही पास जा रहा है। तो अब मान लो उनके सामने से कोई उसको हटा ले जाए, यानी गवर्नमेंट ये कह दे कि ज़मींदारों को अब हटा दो, ठीक है, तो दिक्कत तो हो जाएगी ना उनको। आपके सामने थाली, आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपके सामने कोई थाली ला कर रख दे, खाने वगैरह उसमें हो, और उसके बाद जैसे ही आप मान लें फर्स्ट बाइट लेने वाले हो, अब तुरंत ही कोई आता है और उसको थाली को हटा ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो फर्स्ट बाइट नहीं थी, ये ऑलरेडी ज़मींदार जो हमारे ही लोग हैं, उन्होंने हमारे लोगों का ही ज़्यादा शोषण किया। ब्रिटिशर्स ऐसे ही थोड़ी ना शोषण कर पा रहे थे, जो उनके लिए काम करते थे वो भारतीय थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की थी, ठीक है। द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है। ये बेसिकली वही सेम चीज़ है कि इनके हटने से जो इक्विटी का है, इनकी वजह से इक्विटी का जो गोल है वो सर्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इनको हटाना ज़रूरी था। तो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। ये क्या करते थे, लीगल लूप होल्स देखते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। तो पॉलिसी में आप कोई लीगल आप लूप होल निकाल दो, जानबूझ के आप किसी चीज़ में होता है ना, बहुत एकदम चीज़ हमें अगर हमें परफेक्ट मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं उसमें लूप होल निकालते ही निकालते हैं, ठीक। तो ज़मींदारों ने जो लीगल लूप होल होते हैं उन वो हथकंडे अपनाए उसके। तो वो क्या करते थे, कोर्ट में चैलेंज कर देते थे कि अरे हमारी ज़मीन है और ये इसको ओनरशिप मिल जाएगी, तो हम ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिससे क्या होता था, आप लोगों की पता है, मान लो 4 भाई हैं, अगर चारों के बीच में किसी ज़मीन को लेकर दिक्कत है, तो हो सकता है कि एक भाई जाके कोर्ट में फाइल कर दे, उस चीज़ को चैलेंज कर दे, और उसके बाद उस पर स्टे लग जाए, तो अब न मेरी न तेरी, ठीक है। वो सारी चीज़ें इन्होंने की थी। अब क्या है, जिससे कि जो पॉलिसी है ये हम इम्प्लीमेंट ना करें या बहुत टाइम तक हम अपना और उस थाली का मज़ा ले सकें। फिर है, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि टीनेंट जो टाइलर्स हैं, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, उन्हीं के हाथ में ओनरशिप चली जाएगी। तो इन्होंने क्या किया था, जो पुराने लोग थे जो काम कर रहे थे, एक्चुअल टाइलर जो जिनके पास ज़मीन जा सकती है, वो इन्होंने निकाल दिए थे, एविक्ट कर दिए थे। मकान या ज़मीन से किसी किराएदार को कानूनी तौर पर बेदखल कर देना। तो ज़मींदारों ने क्लेम किया था कि हम ही सेल्फ कल्टीवेटर हैं, हम ही एक्चुअल टाइलर्स हैं, तो हमारे पास ही ओनरशिप रहनी चाहिए। तीसरा है कि जो पुअर एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, इनको बहुत कम बेनिफिट मिला था। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ज़मीन मिल जाए, लेकिन मैं बहुत टाइम से शोषण रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास रिसोर्सेज तो होंगे नहीं। हम लोगों ने सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग पढ़ी, उसका मतलब क्या था कि किसान के पास ज़मीन तो है, लेकिन वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। पैसा नहीं होगा तो कौन सा कोई हम रिसोर्स का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत हुई थी कि जिन लोगों को मान लो मिल भी गई थी ज़मीन, तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी रिसोर्स था ही नहीं कि जिससे कि वो बेनिफिट ले सकें। तो इसीलिए क्या हुआ था कि जो बेचारे गरीब लेबर थी, गरीब जो किसान था, उसके पास उसको बेनिफिट बहुत बहुत कम मिला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही रिसोर्सेज की उसके पास कमी थी, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आई। अब इस प्रॉब्लम को भाई गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग तो ज़्यादा ही बदतमीज़ हैं, ठीक है। तो फिर वो गवर्नमेंट लेकर आई लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है कि लैंड को सील कर देना, कि अब इससे ज़्यादा आप लैंड ले ही नहीं सकते हो अपने नाम पे, ठीक। तो मान लो मेरे पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट के लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट से मेरे पास, मान लो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 40 एकड़ की ही ज़मीन हो सकती है, उतने की ही मैक्सिमम ओनरशिप रख सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम जो साइज़ था लैंड का वो फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति कितनी रख सकता है, ठीक। अब इसके फीचर क्या क्या थे, वही सेम चीज़ गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सेस लैंड है 100 एकड़ में से 40 एकड़ तो मेरे पास रहेगी, तो यानी 60 एकड़ जो है वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी,
और क्या कर देगी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, वो किसी और को दे देगी जो जिनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है या जिनके पास थोड़ी बहुत है, जिससे कि वो अपना काम और कर सकें बेहतर तरीके से, रिसोर्सेज होंगे तो लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल कल्टिवेटर्स के बीच में उसी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये लैंड सीलिंग के फीचर थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो लैंड रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि भाई मैंने जैसे बताया कि बहुत कम लोग थे जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में, ठीक, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का शोषण का कारण भी बनता है, ठीक है, क्योंकि भरी हुई थाली है वही, ठीक है। तो लैंड ओनरशिप जो था उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, तो जो बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको कम करना था। और दूसरा क्या था, एग्रीकल्चरल में इक्विटी लेकर आनी है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे, इक्विटी लेकर आनी है यानी जिसके पास नहीं है उसको देना है, ठीक। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, भाई कैसे ये लोग अपना वो जाने दें, ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे ज़मींदार। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि जो बड़े बड़े जो लोग थे जिनके पास बेसिकली लैंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा था, ठीक है, वो क्या करते थे, वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में डिले करते थे, चैलेंज कर देते थे कोर्ट में। और दूसरा उन्होंने हथकंडा अपनाया था कि मान लो मेरे पास 100 एकड़ थी, अब मेरे पास 40 एकड़ की ओनरशिप हो गई। अब मुझे ये पता है कि 60 एकड़ कौन लेकर जाएगा, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के हाथ से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट देगी ही नहीं सारी चीज़ों के, ठीक है, बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है, न के बराबर चांसेस हैं कि मिल जाए दोबारा। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को ही अपना लैंड को देकर उन्हीं को ओनर बना दिया, जिससे कि गवर्नमेंट के पास तो निकालना मुश्किल है लेकिन रिश्तेदार से तो हम कभी भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने रिश्तेदारों को ही अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करके उन्हीं को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी थी। तो ये प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर में, ठीक। अब जो लैंड रिफॉर्म्स है ये सक्सेसफुल कहाँ हुआ था, ये हुआ था केरल में और वेस्ट बंगाल में, ये सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट था, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी थी, काम कर रही थी और उन्होंने ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ने के बाद हम ये रिस्क, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सब्सिडीज़ आएगा, फिर हम इंडस्ट्रियल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली था क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को करने की, ठीक है। तो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी ये हम बिल्कुल लेकर आए थे, ये अडॉप्ट की थी हमने 1960 से लेकर 1980 तक, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान हमने लिखा है। तो 1960 से अगर आप देखें तो तकरीबन 3rd 5 ईयर प्लान के आसपास ये जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो लार्ज इंक्रीज़ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में था क्या, प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, प्रोडक्शन किसका, जो अनाज है उसका, ठीक है। और क्या इसका यूज़ करके हाई यील्डिंग वेराइटी, अच्छे जो बीज हैं उनका यूज़ करके, जिन बीजों से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं उन बीजों का यूज़ करके, स्पेशली वीट एंड राइस। तो इसकी की पर्सनैलिटी कौन है, कौन लेकर आया था, तो नॉर्मन ई बर्लॉग, ये अमेरिका के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ये इसको लेकर आए थे, इसीलिए इन्हें फादर बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। और इसकी लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1970 में। लेकिन भारत में कौन लेकर आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब नॉर्मल सीड्स जो है नॉर्मल, इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है नॉर्मल सीड और HYV सीड्स में, ठीक है। नॉर्मल सीड में आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, इतना खर्चा नहीं होगा, जब खर्चा इतना नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आप ट्रेडिशनल मेथड आप अपनाएंगे, ट्रेडिशनल फार्मिंग को आप यूज़ कराएंगे तो आउटपुट भी कैसा निकलेगा, कम। लेकिन HYV सीड्स में क्या था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा वाटर को लेकर, ठीक है, पानी ज़्यादा चाहिए, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिससे कि क्या होगा हमारे, और हम साथ के साथ HYV सीड्स में हमको मॉडर्न फार्मिंग का भी यूज़ करना होगा, जिससे कि हमारा आउटपुट भी ग्रो करेगा। ये बेसिकली HYV सीड्स सबसे पहले कहाँ हम प्रोड्यूस करके देखेंगे, कहाँ पे, ठीक है, एक बार हमें कौन सा रीजन होगा, ये सारी चीज़ें जहाँ देखी जा रही थी उसको हम बोलते हैं HYV प्रोग्राम। ये 1966 में आया था और ये सक्सेस भी हुआ था।
सक्सेस हुआ था HIV सीड्स अश्योर्ड इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सक्सेस भी हुआ था। इसका रिजल्ट क्या निकला था कि जो हमारा फूड का जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया था 28.8% से। 1967-68 में जितना प्रोडक्शन था वो 1966-67 में जितना प्रोडक्शन था वो 1967-68 में 28.8% से बढ़ चुका था। ठीक है, तो इंडिया जो है बेसिकली कहाँ पे किधर बढ़ रही थी, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी कि इन्हें जो ऑर्डिनरी सीड्स जो थे हमारे, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की या मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी, तकरीबन 4 से 10 गुना ज़्यादा। तो बहुत बड़ी लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए था। ठीक, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको 2 फेज़ में सक्सेस में ली थी। पहला फेज़ था 1960 से लेकर 1970 तक, जिसे हम मिड 1960 से 1970 जो भी आप बोलना चाहें। ये बेसिकली कुछ ही स्टेट्स के लिए लिमिटेड था। बेसिकली वो रिच स्टेट्स थे। रिच का इसमें जैसे पंजाब और हरियाणा है, आप देखेंगे तो ये हमारा जो मैप है ये नॉर्थ रीजन में पड़ते हैं, पंजाब और हरियाणा में। यहाँ पे क्या होता है, गेहूं की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और वहीं पे क्या है, हम बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन को वीट और राइस के लिए ही लेकर आए थे। ठीक है, और अगर आप नीचे की साइड जाएंगे साउथ में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पानी की कमी नहीं है, और HIV सीड्स को पानी चाहिए था, चावलों के लिए पानी बहुत चाहिए रहता है। तो हमने जो रिच स्टेट्स थे रिसोर्सेज को लेके उनको टारगेट किया था, और मेनली हमें बेनिफिट भी हुआ था वीट में। वीट हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। ठीक, अब 1970 से लेकर 1980 तक दूसरा फेज़ हमने लॉन्च किया था। तो पहले में क्योंकि हमको सफलता मिल चुकी थी तो हमने दूसरा फेज़ ट्राई किया था। यहाँ पे अब हमने अदर स्टेट्स में स्प्रेड किया था HIV सीड्स का यूज़ जो है, और इसमें हमने और क्रॉप्स को भी ऐड किया था। वीट और राइस के अलावा जो क्रॉप्स हैं उनको भी ऐड किया था। तो ये अभी तक हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो हो चुका है। इसके मेरिट क्या थे, इसके डिमेरिट, ठीक, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी मिली थी, उसके क्या आर्गूमेंट रहते, ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी हम थोड़ा कवर करेंगे। सो थैंक यू।